सो लास्टली वी वर कवरिंग द पीपीबी मॉड्यूल बी एंड अब हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल डी के बारे में जो कि एथिक्स के साथ रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मेक श्योर कि पूरी सीरीज को गो थ्रू करें एंड दिस इज द पार्ट नंबर 1 जिसमें हम 2 चैप्टर्स के 3 पार्ट लेकर के आएंगे एंड उन चैप्टर्स को अच्छे से कवर करने वाले। सो चाहे कोर कंसेप्ट हो, बेसिक कंसेप्ट हो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। एंड साथ के साथ आपको मिल जाएंगे इन वीडियोस के पीडीएफ नोट्स। उसके लिए आपको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को विच इज अवेलेबल एट द अबव लिंक, दैट इज iibf.info/app के ऊपर। चलिए आज का सेशन जल्दी से करते हैं स्टार्ट एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करे आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज अ सीनियर मैनेजर मिस्टर राहुल द्रविड consistently emphasizes obedience and conformity within his team, which has led to a lack of innovation. One of his team members, however, strongly values creativity and autonomy, leading to friction and conflict. This situation is a clear example of discrepancy between which two elements. तो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनके बीच की छेड़छाड़ है? तो एक सीनियर मैनेजर है राहुल द्रविड़, वो कहते हैं कि भाई ओबीडिएंट रहो एंड जो चीज मैं कहता हूं वैसे ही करो। अब लेकिन उसकी वजह से इनोवेशन नहीं हो पा रही है। एक टीम मेंबर है वो कहता है कि नहीं मैं तो क्रिएटिविटी करूंगा, मैं तो आजाद रहना पसंद करता हूं, खुद से काम करूंगा। अब फ्रिक्शन भी होगी, कंफ्लिक्ट भी हो गया। तो ये सिचुएशन किस चीज का एग्जांपल है? दैट वी नीड टू आंसर कि कौन से एलिमेंट्स के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ है। सी वन इट्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, मैनेजरियल कल्चर है। अब मिस्टर राहुल द्रविड़ ने फॉलो किया कि आप इंफेसाइज करो ओबीडियंस के ऊपर, कंफर्मिटी के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर। तो एक कंप्लायंस ड्रिवन हायरार्किकल कल्चर हो गया। एंड दूसरा है इंडिविजुअल वैल्यू, जहां पर टीम मेंबर अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर जोर दे रहा है, ऑटोनॉमी के ऊपर जोर दे रहा है, इनोवेशन के ऊपर जोर दे रहा है। तो पर्सनल वैल्यू जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट में विद द मैनेजर्स इम्पोज्ड कल्चर, राइट। अभी मिसमैच की वजह से एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, इनोवेशन कम हो जाएगा, टर्नओवर रिस्क का खतरा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज एंड द टर्मिनल वैल्यूज। सी कंफ्लिक्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के बीच में यानी कि मीन्स के बीच में एंड एंड गोल्स के बीच में नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है मीन्स। इफ वी टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, इसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन्स, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्मिनल वैल्यू, इसका मतलब होता है एंड गोल्स, राइट। एंड गोल्स, तो उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। Option B, the individual's personal ethics and the established business ethics of the organization. Absolutely, perfectly इस चीज को illustrate कर रहा है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो पर्सनल एथिक्स है कि उस इनिशिएटिव करना चाहता है, क्रिएटिविटी है, वो क्लैश हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एथिक्स के साथ, राइट, जो कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस के बारे में है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द गोल्डन रूल एंड द एथिकल रीजनिंग। गोल्डन रूल बेसिकली रिलेट करता है कि आप ट्रीट करेंगे बाकियों को जैसा आप चाहते हैं कि बाकी आपको ट्रीट करे। एंड एथिकल रीजनिंग होती है एक प्रोसेस, ठीक है, जो कि इस स्पेसिफिक कंफ्लिक्ट से रिलेटेड तो नहीं है। तो ऑप्शन सी भी यहां पर आंसर नहीं है। ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिव वैल्यूज एंड द सब्जेक्टिव वैल्यूज। देखो वैल्यूज जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकती हैं। ये जो डिस्टिंक्शन है वो कैप्चर नहीं करता रिलेटेड टू द कंफ्लिक्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया। सो दैट्स नॉट गोइंग टू आंसर इट, राइट। So option D is also not the correct answer. So option B is the correct answer here. Now, the next question, it's the question number second. A large corporation led by CEO Ricky Ponting is often criticized for the aggressive profit-centric approach. एक बहुत बड़ी organization है जिसको चलाने वाले हैं रिकी पॉन्टिंग, राइट। उनको क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत बार उनके एग्रेसिव एंड प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच को लेकर के, which sometimes lead to ethically questionable decisions. A common myth suggests that managing ethics is इम्पॉसिबल इन सच अ हाई प्रेशर इन्वायरमेंट। एक कॉमन मिथ इस चीज को लेकर के है, सुजेस्ट करता है कि एथिक्स को मैनेज करना ऐसे हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। व्हाई इज दिस बिलीफ कंसीडर्ड अ मिथ अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड बिजनेस एथिक्स प्रिंसिपल? तो इसे मिथ क्यों माना जाता है? डेट वी नीड टू आंसर। देखो एथिक्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोड ऑफ कंडक्ट को डिजाइन कर सकती है, पॉलिसीज बना सकती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है एम्प्लॉयज को, राइट। जिस जो बेसिकली एक्सेप्टेबल रहेगी एम्प्लॉयज को, राइट, जिस जो एम्प्लॉयज मान लेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंप्लायंस प्रोग्राम या लेट्स से विसल ब्लोअर चैनल बना देते हो या एथिक कमेटी बना देते हो, ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं
वो एथिकल मैनेजमेंट को बेसिकली क्या करते हैं, प्रैक्टिकल बना देते हैं कि हम हाँ भाई ये चीज कर पाएंगे, अगर खास करके ऐसा हाई प्रेशर एनवायरनमेंट हो तो भी, राइट। तो जो लीडर्स होते हैं ना, जैसा वो कामकाज करना चाहेंगे, वो जैसी कल्चरल एग्जांपल को सेट करेंगे, वो इम्फेसाइज ही आगे जाएगा। यानी कि लीडरशिप अगर इम्फेसाइज करता है प्रॉफिट की तरफ, तो डेफिनेटली इंप्लॉय भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर लीडर ये चीज को हाईलाइट करेगा कि भाई नहीं, हमें तो इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, तो वही नॉर्म बन जाएगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। सो डेफिनेटली एथिक्स को मैनेज कर सकते हैं, पहली चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। एंड दूसरी चीज समझिए कि टोन ऑफ टॉप जो होती है, टोन एट द टॉप, वो काफी मैटर करती है, राइट। एंड एथिक्स बेसिकली जो होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी के द्वारा अपोज नहीं होते। जो आपकी काफी स्टडीज भी हुई हैं, लेट्स से आरबीआई की गवर्नेंस गाइडलाइंस हैं, एंड बहुत सी स्टडीज हैं, वो ये कहती हैं कि एथिकल कंडक्ट ये नहीं कहता कि आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लेकर आ सकते, राइट। एथिकल कंडक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को हाँ जरूर सही बनाता है, कस्टमर्स का ट्रस्ट ज्यादा बेटर बन जाता है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बन जाता है, राइट। अगर आप मिसकंडक्ट करते हो तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर लंबे टर्म में देखे तो वो दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है। एंड साथ के साथ जो एथिकल डिलेमास होते हैं वो भी मैनेजेबल होते हैं। प्रॉपर अगर आप फ्रेमवर्क लेकर के आते हो, मैनेजर्स जो होते हैं वो परफॉर्मेंस प्रेशर को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो जो एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स होते हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी टेस्ट हो गया, स्टेक होल्डर इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिगार्ड में। सो जो ये मिथ है रिलेटेड टू कि एथिक्स को मैनेज नहीं कर सकते, वो गलत है, राइट। वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एथिक्स आप सिखा भी सकते हो, उनको हम मेजर भी कर सकते हैं, और उनको हम एनफोर्स भी कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर कल्चर होना चाहिए। लीडरशिप की अगर टोन सही है ऊपर से तो सही से काम करेगा, अगर प्रॉपर सिस्टम है तो सही से काम करेगा। इवन अगर हाई प्रेशर भी इन्वायरमेंट है, प्रॉफिट ड्रिवन भी इन्वायरमेंट है, कंपनीज तब भी एथिकली काम कर सकती हैं, एथिक्स को इम्बेड कर सकती हैं स्ट्रेटेजी में, डेली ऑपरेशंस में, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। बिकॉज बिजनेस एथिक्स बिलीफ इज कंसिडर मिथ। इसको क्यों कंसिडर करते हैं मिथ? बिकॉज बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरी अबाउट फिलोसफर्स की जो बिजनेस मिथ्स हैं, जो बिजनेस एथिक्स हैं, वो फिलोसफर्स की कहानी है, सरमनाइजिंग टू बैड गाइज विच इज इम्प्रैक्टिकेबल, राइट। देखो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, ठीक है। जो आइडिया है ना एथिक्स का, दैट्स बेसिकली टू कि गुड गाइज सरमनाइजिंग टू द बैड गाइज, कि भाई वो तो एक अपने आप में झूठ है। एथिक्स मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए सभी इंडिविजुअल्स को, तो ऑप्शन ए तो इससे रिलेटेड नहीं है। Option B, because ethics can indeed be managed and an organization's priorities, whether sales oriented or service oriented, are indicative of the ethics it follows. Absolutely correct. मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीजों के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं एथिक्स को। लेट्स डिस्कस इट अगेन। जल्दी से आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीजें जो होती हैं वो एथिक्स को ज्यादा बेटर बनाती हैं, जिसे आप मैनेज कर सकते हो। पहली चीज है कि एथिक्स को मैनेज कर सकते हो। जो सेकंड चीज मैंने बताई थी, डेट वाज रिलेटेड टू टोन एट द टॉप, यानी कि लीडरशिप आपके क्या काम काज कर रहे हैं उसके बारे में है। एंड फर्दर, एथिक्स कभी भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अपोज नहीं करते। सो वी कैन सिंपली से दे नेवर अपोज द प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अपोज करेंगे, राइट। सो दैट्स नॉट द केस। सो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? बिकॉज बिजनेस एथिक्स ओनली डील्स विद द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज सेपरेट डिपार्टमेंट। सो देखो, ये भी एक अपने आप में झूठ है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको सीएसआर कहते हैं, वो जस्ट एक एस्पेक्ट है, राइट। बिजनेस एथिक्स के फील्ड का एस्पेक्ट है, एंड पूरा का पूरा एथिक्स एट वर्क प्लेस जो है उसके अंदर नहीं समाया हुआ। सो ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर। Because most employees are already ethical, so management's focus should be on profit, not on the ethics training, right। ये जो चीज है कि एम्प्लॉयज ऑलरेडी एथिकल हैं, ट्रेनिंग नहीं है, वो भी एक मिथ है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में अगर देखें तो जो मैनेजर्स होते हैं खास करके, वो स्ट्रगल करते हैं। उनको काफी ऐसे एथिकल डिलेमास देखने को मिलते हैं जहां पर प्रिंसिपल्स का कंफ्लिक्ट होता है, तो डेफिनेटली उनको टीच करना पड़ता है, राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग इट्स कोर वैल्यूज एंड वांट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी कोर वैल्यूज एंड वांट्स को डेवलप कर रही है, सो एज टू एंश्योर दे आर रोबस्ट एंड मोरली साउंड, कि वो स्ट्रांग हो एंड साथ के साथ मोरली साउंड भी हो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द गोल्डन रूल, which of the following statements would be the most fundamental guideline to keep in focus during this process? तो कौन सी चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्डन रूल प्रिंसिपल है ना, वो क्या कहता है कि बाकियों को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि बाकी आपको ट्रीट करे, ठीक है।
तो अगर हम कोर वैल्यूज की तरफ इसको अप्लाई करें, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी वैल्यूज को डेवलप करती है, तो सबसे फंडामेंटल जो गाइडलाइन होती है ना, वो होता है कि आपके जो डिसीजंस होंगे, पॉलिसीज होंगे, बिहेवियर्स होंगे, वो रिस्पेक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन की उसी वे में जैसा आप चाहते हो कि मेंबर्स जो हैं वो रिस्पेक्ट करें उस ऑर्गेनाइजेशन का। दैट इज द केस, राइट? इससे क्या होगा, फेयरनेस बनी रहेगी, इंपैथी बनी रहेगी, रिस्पेक्ट बनी रहेगी। इसके साथ इंप्लॉयज का ट्रस्ट बनता है, कस्टमर्स का ट्रस्ट बनता है, रेगुलेटर्स का ट्रस्ट बनता है। एंड साथ ही साथ एक आप बेसिकली एक यूनिवर्सल टेस्ट भी है, लाइक दैट्स बेसिकली टू कि अगर मैं रिसीविंग एंड पर हूं फॉर द डिसीजन, तो मैं कैसे फील करूंगा उस चीज को लेकर के। दैट्स द मेन थिंग, राइट? So that's the kind of thing that we must look into. So the organization should prioritize action that produce the greatest good for the maximum number of the people. See, जो आप डिस्क्राइब की गई ना यहाँ पर, that end based thinking, या फिर let's say we are talking about the यूटिलिटरिज्म के बारे में अगर हम बात करें, राइट, वो एक मेथड है जिससे हम डिलेमास को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? लेकिन वो कोर प्रिंसिपल नहीं है रिलेटेड टू द गोल्डन रूल। यानी कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्शंस को इस तरह से प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि सभी लोगों का भला हो या मैक्सिमम लोगों का भला हो, इसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी एंड बेस्ड थिंकिंग। वी से इट टू बी द एंड बेस्ड थिंकिंग, राइट? इसको एंड बेस्ड थिंकिंग कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी यूटिलिटरिज्म कहते हैं, ठीक है? तो उससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग चीज है। वो डिलेमास को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है जब हम लाइक अगर हमने ढूंढना है कि एक 10,000 पे खर्च करें या 20,000 पे वहां खर्च करें, तो वो चीज करेंगे जो मैक्सिमम बेनिफिट करे, लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन बी, द ऑर्गेनाइजेशन शुड क्रिएट रूल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस एज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉरेंस कोलबर्ग, राइट? सी, जो आपके एथिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, इफ यू टॉक अबाउट द लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी, वो किसके ऊपर फोकस करती है? वो मोरल जजमेंट की स्टेजेस के ऊपर फोकस करती है, राइट? वो रेसिप्रोसिटी के स्पेसिफिक प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं है, मॉरल जजमेंट की स्टेजेस से रिलेटेड होता है। सो दैट्स आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ इट। ऑप्शन सी, द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोस्टर अ कल्चर where people aspire to treat others the same way, tolerance, consideration, compassion that they would like to receive. Absolutely true. तो ये गोल्डन रूल तो डेफिनेटली इसी से रिलेटेड है। So option C is the correct answer, right? Now, let's move to the question number 4. It says in the lead up to the 2008 financial global financial crisis, mortgage brokers were not concerned with the credit worthiness of the borrower. अगर हम लीड अप की बात करें, 2008 के शुरुआत की बात करें, तो उस टाइम पर जीएफसी जब आया था, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो जो मॉर्गेज ब्रोकर थे वो क्रेडिट वर्दिनेस को लेकर के कंसर्न नहीं थे कि बोरोर की क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है। एंड बैंक्स अग्रेसिवली बिल्ट देयर मॉर्गेज बुक्स विद सब प्राइम लोन्स, एंड सब प्राइम लोन्स को अपनी मॉर्गेज बुक्स में ऐड कर लिया, लोन बुक्स में ऐड कर लिया। देन they then sold these bundled loans to other institutions, right? Knowing they were of poor quality, उनको पता था ये poor quality की हैं, लेकिन फिर भी आगे सेल कर दिया। The chain of actions represents a systemic failure of two core business ethics principles. तो दो core principles हैं जिनको basically banks ने ध्यान पे नहीं रखा, या लोगों ने उस टाइम पर ध्यान में नहीं रखा। That we need to answer. सबसे पहली चीज जो थी, इस सिनेरियो को समझो। सिनेरियो ये था कि यहाँ पर लेंडर्स हैं, लेट्स से वी आर कंसीडरिंग द पार्ट ऑफ लेंडर्स ओवर हियर, राइट? एंड इन्होंने, इनकी लोन बुक है, हियर वी आर हैविंग द लोन बुक ऑफ देम, राइट? एंड इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सब प्राइम लेंडिंग कर दी, यानी कि इनकी ये जो लेंडिंग बुक है, इसमें इन्होंने ऐसे लोन शामिल कर दिए जो लोन, यानी कि जो मॉर्गेज थी वो लोअर क्वालिटी की थी, या तो लोअर क्वालिटी की मॉर्गेज थी, या जो बोरोर थे वो घटिया क्वालिटी के थे, उनको इन्होंने शामिल कर लिया। फर्दर इनको आगे सेल कर दिया, बाकी इंस्टीट्यूशंस को सेल कर दिया। तो चेन रिएक्शन एक तरह से चल पड़ी कि एक के बाद एक गलत चीज होती जा रही है। सो दैट इज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंटीग्रिटी इशू है। क्यों? क्योंकि जो मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने नोइंगली जो सब प्राइम लोन थे यार उनको पैसा दे दिया भाई, जब तक वो रीपे भी नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटी नहीं है रीपे करने की, फिर भी उनको पैसा दे दिया। एंड साथ के साथ जो उनकी सही क्रेडिट क्वालिटी थी उसको मिस रिप्रेजेंट किया, राइट? यानी बिल्डिंग एंड सेलिंग कर दिया, तो गलत हो गया ना चीज। तो डेफिनेटली आपका ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस तो यहां पर कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखी। दूसरी चीज है रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? यानी कि इंस्टीट्यूशन ने प्रायोरिटाइज किया शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को, एंड फर्दर
कि वो बेसिकली उनकी जो ड्यूटी थी कि उन्होंने बोरोर्स को प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, वो नहीं किया। उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया, उन्होंने क्रेडिट वर्दिनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पुअर क्वालिटी के लोन्स को सैंक्शन कर दिया, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उनकी टुवर्ड द कस्टमर, टुवर्ड द काउंटर पार्टीज, टुवर्ड द सोसाइटी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये मेजर दो चीजें हिट हुई, एक इंटीग्रिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? दैट वाज द थिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 8 सेज ओपननेस एंड प्रूडेंस, राइट? देखो, लैक ऑफ प्रूडेंस इज बेसिकली टू कि आप डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पा रहे हो, वो तो डेफिनेटली थी ही थी, लेकिन प्राइमरी जो एथिकल फेलियर था वो ज्यादा एक्टिव था, वो पैसिव नहीं था, राइट? एक तो होता है ना कि चीज को बारे में पता नहीं है, वो कर दी है एंड वो चीज होती है, लेकिन सबसे पहली चीज जो थी दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट? दैट वाज रिलेटेड टू ऑनेस्टी, नॉट रिलेटेड टू प्रूडेंस, राइट? वो प्रूडेंस से ज्यादा रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, तो वो तो नहीं था। एंड ओपननेस को भी वायलेट किया गया। ठीक है, लेकिन ऑनेस्टी जो है वो ज्यादा एक डायरेक्ट टर्म हम यूज कर सकते हैं टुवर्ड द डिसेप्शन, जहां पर धोखाधड़ी की गई है। ठीक है, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए पार्शियल करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉट फुली करेक्ट। ऑप्शन बी डिग्निटी एंड कंसर्न्स फॉर अदर्स। तो देखो, डिग्निटी एंड कंसर्न्स फॉर अदर्स जो है वो तो अल्टीमेटली इग्नोर हुए ही हुए। ठीक है, लेकिन जो कोर अनएथिकल एक्शन थे वो रिसेप्शन से रिलेटेड थे, वो बेसिकली आपने एक अनइक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दिया था, उससे रिलेटेड थे। तो फेयरनेस नहीं थी एंड ऑनेस्टी नहीं थी, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ऑनेस्टी को हिट किया गया एंड फेयरनेस नहीं थी। वाई फेयरनेस वॉज नॉट देयर? बिकॉज एक्ट जो किया गया था कि आपने सब प्राइम बोरोज को लेंडिंग कर दी है एंड लोन्स को सेल कर दिया है, लाइक साउंड इन्वेस्टमेंट बता करके, राइट? तो डेफिनेटली ऑनेस्टी तो आपने कर दी है, खराब कर दी है, एंड फेयरनेस भी आपने नहीं दिखाई है। क्यों? क्योंकि आपने अनइक्वल सिस्टम क्रिएट कर दिया जहां पर आपने रिस्क को छुपाया एंड दूसरों को पास ऑन कर दिया। तो फेयरनेस भी यहां पर कहीं ना कहीं आपने हिट हुई है, वो भी एक अनएथिकल चीज यहां पर हिट हो गई है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन। It says during the unethical reasoning process, a bank manager विराट कोहली, तो एक ड्यूरिंग द अनएथिकल रीजनिंग प्रोसेस, एक रीजनिंग प्रोसेस था पर्टिकुलरली एथिकल, नॉट अनएथिकल, ड्यूरिंग एन एथिकल रीजनिंग प्रोसेस, जो बैंक मैनेजर है विराट कोहली इज कंसिडरिंग वेदर टू अप्रूव अ लोन फॉर अ project with significant environmental risks. He gathered data on the financial returns, environmental impact reports, and community feedback. According to the described ingredients of thinking, this act of collecting data and facts corresponds to which component of ethical reasoning? तो ये एथिकल रीजनिंग के कौन से कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, चीजें कलेक्ट की जा रही हैं? दैट वी नीड टू टेल। देखो, इफ वी टॉक अबाउट द एथिकल रीजनिंग प्रोसेस, राइट? तो फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट कौन सा? दैट्स द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, दैट्स कि आप गैदर कर रहे हो फैक्ट्स को, दैट यू आर गैदरिंग द फैक्ट्स ओवर देयर, राइट? दैट्स द मेन थिंग ओवर देयर। अब एथिकल रीजनिंग टिपिकली क्या रहती है? वो थिंकिंग की चीजें इन्वॉल्व रहती है। एक तो होता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फिर तो कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन, मोरल जजमेंट हो जाती है एंड एप्लीकेशन हो जाता है, राइट? यानी कि अगर मैं थिंकिंग के कंपोनेंट की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल जो इन्फो अवेलेबल है, फर्स्ट वन इट रिलेट्स टू इट, यानी कि आप रेलिवेंट डाटा को, रिपोर्ट्स को कलेक्ट करते हो, पहली चीज उसके बारे में। फर्दर सेकंड जो रहता है दैट्स रिलेटेड टू कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन, दैट्स रिलेटेड टू कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन, यानी कि आप प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को, एथिकल थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हो, राइट? एंड थर्ड थिंग, अब आपके पास फैक्चुअल डाटा भी अवेलेबल है और कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन भी अवेलेबल है। अब आप ये एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का काम करते हो सो एज टू डिसाइड कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। वो चीज शामिल होती है थर्ड स्टेप में, दैट इज अ मोरल जजमेंट, दैट इज अ मोरल जजमेंट, राइट? एंड फर्दर आप जस्टिफाई करते हो एथिकल कोर्स ऑफ एक्शन को, दैट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन और डिसीजन मेकिंग, दैट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन और डिसीजन मेकिंग, राइट? तो आंसर यहां पर क्या रहेगा? ऑप्शंस को देखते हैं फटाफट से। इम्बॉडिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, इम्बॉडिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली क्या रहता है कि आप सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करते हो, राइट? वो एक अलग स्टेप है। देख, आप डाटा को, इनिशियल डाटा को कलेक्ट करते हो, उससे पहले का स्टेप है कि अलग अलग आप पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हो, राइट? यूजिंग द इंफॉर्मेशन, इफ वी टॉक अबाउट
अगर आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो, एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हो, उस चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट, उससे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी यूजिंग द इंफॉर्मेशन, using the information. So option B is the correct answer here. And making the assumptions is what? Making assumption is basically related to the presumptions जो होती हैं उनको identify करते हो, रीजनिंग प्रोसेस देखते हो, वो एक्सटर्नल डाटा को कलेक्ट करने से रिलेटेड नहीं है, राइट। एंड जनरेटिंग द इम्प्लीकेशंस क्या होता है, लाइक वेयर इज अ, वो तो ऐसा स्टेप है जहां पर कोई पर्सन कंसिक्वेंसेस को देखता है कि जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किए जाएंगे इन्फॉर्मेशन से, राइट, जब डाटा को गैदर कर लिया, एनालाइज कर लिया, वो तो आप इम्प्लीकेशन देखते हो कि क्या क्या चीजें हो सकती है, वो उससे रिलेटेड है, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। A manufacturing company run by Sachin Tendulkar discovered a minor defect in a batch of products that have already been shipped. तो आपने शिपिंग ऑलरेडी कर दी हुई है एंड उसमें आपको लगता है कि भाई यहाँ पर तो डिफेक्ट है, आपको पता लग जाता है उस माइनर डिफेक्ट के बारे में, राइट। While not legally required to issue a recall, doing so would be costly but would maintain customer trust. Deciding to issue the recall to protect the company's long-term standing and customer relationships best exemplifies the importance of which business principle. कौन से business principle के बारे में हमें बताता है? Prudence. देखो prudence क्या होता है? That's basically related to कि आप careful decision making करते हो. So prudence, if we talk about, ये आपका relate होता है with the careful decision making से लेकर के, right? This is about this particular part. And if we talk about the fairness, तो fairness is something related to equitable treatment. कि आप सभी को इक्विटेबल ट्रीटमेंट देते हो, कोई चीज कंसील नहीं करते हो, एंड एक सही आप लेवल फील्ड प्ले करते हो, राइट। एंड ओपननेस इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंटी, सॉरी, यहाँ पर अगर हम रेपुटेशन की बात करें, गुडविल की बात करें, दैट कंपनी ने यहाँ पर बेसिकली रिकॉल कर लिया ना प्रोडक्ट्स को, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भी थी तो भी कर लिया, सो एज टू सेफगार्ड द लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग, राइट। तो बेसिकली रेपुटेशन से रिलेटेड हो गया, राइट। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ओपननेस, तो ओपननेस किस चीज से रिलेटेड है? रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी, कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे, चीजों को कम्युनिकेट करोगे प्रॉपरली, वो उस चीज से रिलेटेड है, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। अ मैनेजर इज फेस्ड विद अ डिफिकल्ट डिसीजन, तो मैनेजर के पास एक डिफिकल्ट डिसीजन आया, वेयर टू पॉसिबल एक्शंस बोथ अपीयर एथिकली राइट। अब दो एक्शंस है जो आपको एथिकली दोनों ही चीजें क्या लग रही है, सही लग रही हैं, बट दे कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट है। फॉर इंस्टेंस, ऑनरिंग अ प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू एन एम्प्लॉय, दैट इज राइट वर्सेस राइट, ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी, हु हैज एडमिटेड टू माइनर मिसकंडक्ट। दिस सिचुएशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? इसको सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? फेलियर ऑफ इंडिविजुअल इंटीग्रिटी कहेंगे? नो। देखो, इंडिविजुअल इंटीग्रिटी होती है कि आपने कोड ऑफ वैल्यू के साथ अडेयर करना है, राइट, वो उस चीज से रिलेटेड है। सो डेफिनेटली वो चीज तो यहाँ पर नहीं है, यानी कि अगर आप डिफिकल्ट चॉइस आपको मिलती है तो वो इंटीग्रिटी तो फेल यहाँ पर नहीं हुई है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। If we look at the option B, that's a conflict of the terminal values. टर्मिनल ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि क्लैश हो रहा है किसके बीच में? अल्टीमेट गोल्स के बीच में क्लैश हो रहा है, राइट, उसको कहते हैं लाइक फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी, राइट। वो भी ऐसी कोई सिचुएशन भी यहाँ पर नहीं है, राइट। लाइक टर्मिनल वैल्यूज के टर्मिनल वैल्यूज होते हैं लाइफ के अल्टीमेट गोल्स या अल्टीमेट लाइफ गोल्स, लाइक जहां पर डिसीजन जो होता है वो वैल्यू से रिलेट करता है यहाँ पर, तो इस केस में स्पेसिफिकली देखें तो कंफ्लिक्ट उस चीज से रिलेटेड तो नहीं है, सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। थर्ड, इट्स रिलेटेड टू द एथिकल डिलेमा। देखो, एथिकल डिलेमा को हम किस तरह से कहते हैं? कैसी सिचुएशन जहां पर दो सही चीजें हैं एंड यू आर टू कंसीडर कौन सी ज्यादा सही है, कौन सी कम सही है, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द एथिकल डिलेमा, उसको एथिकल डिलेमा कहा जाता है, राइट। सो डेफिनेटली अगर दोनों कंडीशंस आपकी ऑप्शंस डिफेंसिबल हैं लेकिन म्यूचुअली कंफ्लिक्टिंग है तो उसको हम एथिकल डिलेमा ही कहेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट अबाउट द वायलेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स? देखो, वायलेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या होती है? वो एक क्लियर केस होता है जहां पर राइट वर्सेस रॉन्ग की बात होती है, राइट। जैसे चोरी कर ली किसी पर्सन ने, जबकि एथिकल डिलेमा जो होता है वो तो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी जहां पर क्लियर वायलेशन नहीं है लेकिन कंफ्लिक्ट है दो सही चीजों के बीच में, राइट। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट वन। Now let's move toward the eighth question. Gandhiji's philosophy
of trusteeship provides a moral framework for capitalists and management. If the board of a large conglomerate, inspired by his philosophy, decides to treat its wealth not as its own, but as resource held on behalf of its employees and society, what is the core implication for its relationship with the labor? तो उसका core implication क्या आएगा with its relationship with the labor that we need to answer. सो गांधी जी की जो फिलॉसफी है रिलेटेड टू ट्रस्टीशिप वो क्या कहती है कि जो क्रिएटर वेल्थ क्रिएटर्स हैं मैनेजर्स हैं वो एब्सोल्यूट ऑनर नहीं है ठीक है वो ट्रस्टीज हैं वेल्थ के क्योंकि ये पैसा उन्होंने अकेले नहीं कमाया ये उन्होंने दूसरों की मदद से कमाया जैसे एक फैक्ट्री चल रही है तो उसमें खून पसीना तो लेबर का भी लग रहा है अब वो पैसा सिर्फ ऑनर ने थोड़ा ना कमाया वो उनके बिहाफ पर लेबर के बिहाफ पर ऑनर के पास पड़ा है तो ट्रू ऑनर जो मैनेजर है वो नहीं है राइट एंड कोर इंप्लीकेशन क्या होगी लेबर के लिए देखो बोर्ड जो है वो इस तरह के अगर वो फॉलो कर रहा है गांधी ट्रस्टीशिप फिलोसफी को तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉय को सिर्फ प्रोडक्शन के फैक्टर की तरह नहीं देखेगा लेकिन वो उनको पार्टनर की तरह या बेनिफिशियरी की तरह देखेगा जो लेबर का वेलफेयर है उनकी डिग्निटी या इक्विटेबल शेयर उनका माना जाएगा राइट एंड वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी मैनेजमेंट की दैट्स द मेन थिंग राइट एंड एक आपका एक बेटर एक म्यूचुअल ट्रस्ट बन जाएगा कॉपरेशन होगी सोशल जस्टिस माना जाएगा सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर ट्रस्टीशिप की बात करें तो मैनेजमेंट वेल्थ को होल्ड करती है इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स सोसाइटी के लिए राइट सो कोर इंप्लीकेशन क्या रहेगा कि आप सेफ गार्ड करोगे लेबर के इंटरेस्ट को एंड इंश्योर करोगे कि फेयर पार्टिसिपेशन करेंगे वो इस वेल्थ में जिसको क्रिएट किया गया दैट्स मेन थिंग ऑप्शन देखते हैं लेबर शुड बी सीन प्राइमरली एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नो दैट्स नॉट एज पर दैट्स तो टोटली ऑपोजिट ये तो चीज टोटली ऑपोजिट हो गई राइट ये तो प्योरली कैपिटलिस्टिक व्यू हो गया सो दिस इज अ कैपिटलिस्टिक व्यू this is a capitalistic view right so option A is not correct option B labor and management should be viewed as co-trustees and equal partners in the enterprise absolutely correct बिल्कुल सही है तो option B is the correct answer over here and what about the option C the capitalist board members are the sole trustees तो ये तो मिसरिप्रेजेंट होगी ना तो ऑप्शन बी जो है वो मैंने आपको बताई पूरी की पूरी ये फिलॉसफी उसके बारे में ही है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 9 लेन पैनिस moral compass approach offers a framework for guiding ethical decision making तो लेन पेन्स का जो मॉरल कंपस है राइट वो आपको एक अप्रोच बताता है जो कि एक फ्रेमवर्क बताती है फॉर गाइडिंग द एथिकल डिसीजन मेकिंग If a manager is evaluating a business decision and asks, does this action respect the legitimate claims of the employees, customers, and community who will be affected? Which part of the moral compass is being applied? तो कौन सा पार्ट जो मॉरल कंपस का अप्लाई हो रहा है देखो लेन पेन्स का जो मॉरल कंपस है ना वो 4 गाइडिंग क्वेश्चंस उसमें रहते हैं ठीक है जो लेन पेन्स का गाइडिंग प्रिंसिपल है राइट मोरल कंपस है इसमें 4 चीजें रहती है वन इट इज रिलेटेड टू द नेट बेनिफिट्स ये नेट बेनिफिट किससे से रिलेटेड है कि क्या जो एक्शन है वो एक ओवरऑल वैल्यू को क्रिएट करता है एंड हार्म को मिनिमाइज करता है दैट्स रिलेटेड टू नेट बेनिफिट्स सेकंड जो है दैट्स रिलेटेड टू राइट्स कि क्या ये जो पर्सन इफेक्ट हो रहे हैं उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करता है सो दैट्स रिलेटेड टू राइट्स थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू जस्टिस कि क्या जो चीज है वो फेयर है क्या वो इक्विटेबल है एंड फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू वर्चुअस कि क्या ये कंसिस्टेंट है हमारी वैल्यूज के साथ गुड करेक्टर के साथ राइट दैट्स द केस अब इस केस में क्या कहा गया कि क्या जो एक्शन किए जा रहे हैं रिस्पेक्ट टू डज दिस एक्शन रिस्पेक्ट द लेजिटिमेट क्लेम्स ऑफ एम्प्लॉयज कस्टमर्स कम्युनिटी यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं उनके राइट्स के बारे में राइट उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन देखते हैं पर्पस प्रिंसिपल पीपल पावर देखो पर्पस जो होता है पर्पस क्या कहता है कि एक्शंस जो हैं क्या एक वर्थवाइल पर्पस देंगे गोल के ऊपर फोकस कर पाएंगे उसके बारे में राइट इन दैट सिनेरियो वी फोकस ऑन दैट यानी कि क्या एक वर्दी गोल है हमारे पास क्या डिसीजन जो है वो एक वर्दी गोल की तरफ है सो वी कैन से इट्स टुवर्ड द पर्पस ये चीज कॉरेस्पॉन्ड कर रही है किसके साथ पर्पस के साथ
एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल कि क्या जो एक्शन है वो कंसिस्टेंट है किसके साथ, कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज लॉज एथिकल स्टैंडर्ड के साथ कंसिस्टेंट है, वो उस चीज से रिलेटेड हो गया, राइट। सो डेफिनेटली इट्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स वुड बी रिलेटेड टू जस्टिस के साथ रिलेट करेगा एंड फर्दर so principles we can say those relate with the virtues, right? So those relate with the virtues. Why I'm saying so? Because if we look at the both principles and virtues, दोनों ही फोकस करते हैं कि क्या हम अलाइन करें कोर वैल्यूज के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। एंड इफ वी टॉक अबाउट द राइट्स तो ये रिलेट करता है विद द पीपल, दिस रिलेट्स विद द पीपल, राइट। बिकॉज दोनों में हम फोकस कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर फोकस कर बेसिकली रिक्वायर करता है कि हम उनके राइट्स के ऊपर फोकस करें एंड फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जस्टिस, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जस्टिस एंड राइट्स तो वो दोनों चीजें पीपल में कवर होती हैं, ये दोनों चीजें एक्चुअल में पीपल में कवर होती हैं। इसके अलावा एक चीज और है, दैट इज अ पावर। ये बेसिकली आपके पास एक 4P स्ट्रक्चर बन जाता है लेन पेंस के द्वारा, 4Ps वी कैन से, राइट, दैट इज पर्पस, पीपल, प्रिंसिपल्स एंड पावर। सो पावर इनडायरेक्टली मैप करता है नेट बेनिफिट्स की तरफ एंड वर्चुअस की तरफ, दोनों चीजों की तरफ, राइट। दैट्स द केस। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज पीपल, दैट इज पीपल। व्हाई? बिकॉज पीपल एड्रेस करता है स्पेसिफिकली कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं क्या वो रिस्पेक्ट करता है लेजिटिमेट क्लेम्स को जो पर्टिकुलरली एप्लीकेबल है, राइट। सो दैट वुड बी द केस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a bank is facing a pre-crisis situation where customer complaints about service quality are rising, and there are rumors of employees accepting small bribes to speed up the loan processing। ठीक है, तो ऐसे rumors भी हैं कि employees basically bribes को accept कर रहे हैं, right? To prevent a full-blown ethical crisis, what would be the most effective initial step according to the crisis management principles? So crisis management principles के हिसाब से सबसे best step क्या रहेगा? That we need to answer. Option 8 says immediately implementing the crisis management plan designed for bankruptcy। देखो जो क्राइसिस प्लान रहता है बैंक्रप्सी के लिए वो स्पेसिफिक होता है एंड वो इस केस में तो डेफिनेटली अप्रोप्रिएट नहीं है। प्लान को प्रिपेयर करना चाहिए वो, लेकिन प्रोबेबल सिनेरियोज के लिए करना चाहिए लाइक ऑडिट्स के थ्रू, एंड उसको रेंडमली हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो पहले प्रॉपरली ऑडिट होना चाहिए फिर अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं। ऑप्शन बी, screening internally for threats that can jeopardize public reputation and conducting regular ethical audit, definitely that is to be done। यानी कि ये प्री क्राइसिस फेज है, प्रिवेंशन यहां पर की जा सकती है। सो डेफिनेटली अगर आप स्क्रीनिंग करते हो इंटरनली, लाइक अगर कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं एथिकल प्रैक्टिसेस को लेकर के कि रेपुटेशन खराब हो रही है, राइट, तो एक क्रूशियल स्टेप रहेगा कि आप स्क्रीनिंग स्टार्ट करो। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट part over here, right? Option B will be the correct answer. And what about the option C, waiting for the event to trigger? like अगर आप पर्टिकुलर एक्ट ही नहीं करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो ये प्री क्राइसिस स्टेज है, एंड अगर आप एक्ट ही नहीं करोगे तो आप तो एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाओगे जहां पर वो चीज बढ़ रही है, सो दैट्स आल्सो नॉट डूएबल, वो चीज तो नहीं है। एंड ऑप्शन डी, फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सटर्नल स्क्रीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो एक्सटर्नल स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो डिस्क्राइब प्रॉब्लम है वो क्या है कि कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं, एम्प्लॉय ब्राइब्स हैं, वो इंटरनल है, वो क्या है, इंटरनल है। सो फोकस किसके ऊपर करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड इमीडिएट जो आइडेंटिफाइबल थ्रेट्स हैं उनको इग्नोर कर देंगे, राइट। तो डेफिनेटली दैट इज नॉट डन, वो चीज तो सही नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर इज डेट आप इंटरनल स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, उन थ्रेट्स के बारे में जो जेपरडाइज कर रहे हैं पब्लिक रेपुटेशन को, एंड एथिकल ऑडिट करवाओगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, it says values are described as being at the core of the personality, right, and acting as a powerful force steering decisions and actions. If a person's behavior is consistently polite, obedient, and demonstrates self-control, these characteristics are examples of what specific type of values? तो ये कौन सी वैल्यूज हैं? टर्मिनल वैल्यूज हैं। देखो टर्मिनल वैल्यूज होती हैं, दोज आर द अल्टीमेट गोल्स, ठीक है, या फिर लेट्स से डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कि मैं ये बनना चाहता हूँ, जैसे मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। जो पोलाइटनेस है, ओबीडियंस है, वो बिहेवियर्स है एंड कोई एंड स्टेट को शोकेस नहीं करते हैं। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या होती है? इज इट सो? ऑप्शन बी कहता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है। देखो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू टूल्स हैं जिनके थ्रू आप टर्मिनल वैल्यूज को एक्वायर करते हो, राइट।
ये चीज होती है ना। तो अगर कोई पर्सन पोलाइट है, ओबीडियंट है, मेंटेन कर रहा है सेल्फ कंट्रोल को, वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स है किसकी, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की, राइट। एंड ये बेसिक जो वैल्यूज होती हैं ये इंडिविजुअल के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाती हैं। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक टर्मिनल वैल्यू होती है और एक होती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। एंड व्हाट अबाउट द कोर बिलीफ? कोर बिलीफ्स क्या होते हैं? देखो, कोर बिलीफ्स होते हैं वो एक पर्सन के बिलीफ का पार्ट होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हम कह सकते हैं ज्यादा एक प्रिसाइज क्लासिफिकेशन हो सकती है इस तरह के बिहेवियरल ट्रेट्स को लेकर के, राइट, रेदर देन द कोर बिलीफ। कोर बिलीफ आपको मिलता है लाइक सोसाइटी से, अब जो आपने चीज गेन करी है, दैट्स नॉट योर इंटरनल पॉइंट, राइट, वो चीज नहीं है। सो दैट्स बेसिकली नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। एंड मोरल स्टैंडर्ड्स, इफ वी टॉक अबाउट मोरल स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स हैं कि अबाउट कि क्या एक्शन सही होगा, क्या चीज गलत होगा। एंड दिस इज लाइक रूल, लाइक ऑलवेज टेल द ट्रूथ और समथिंग। सो मॉरल स्टैंडर्ड कुछ उस तरह से होते हैं। So that's not the part over here. So option B is the correct answer. Question number 12. It says a pharmaceutical company faces a dilemma. It can continue selling a highly profitable drug that has recently been found to have rare but severe side effects, or it can withdraw the drug, incurring huge losses. Choosing to withdraw the drug despite the financial cost to protect customer well-being aligns with which specific area of business ethics application? ये किस चीज से अलाइन करेगा? Ethics of human resource management. देखो, ethics related to human resource management वो किससे डील करता है? वो इंटरनल एम्प्लॉय इशू से डील करता है। दैट बेसिकली डील विद द इंटरनल एम्प्लॉय इश्यूज, राइट, वो उस चीज के साथ डील करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एथिक्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, एथिक्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग की अगर बात करें तो वो फोकस करता है रिलेटेड टू ऑनेस्टी एंड फेयरनेस को लेकर के, कि आप प्रमोशनल एक्टिविटी जो भी करोगे वो बिल्कुल सही करोगे, वो फेयरनेस के साथ होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेवल फील्ड होना चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड इशू यहाँ पर नहीं है। सो नाइदर ऑप्शन ए नॉर ऑप्शन बी आर करेक्ट, राइट। एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन फोकस करता है किसके ऊपर? वेलबींग ऑफ कंज्यूमर के ऊपर, यानी कि पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर, राइट। कि बिजनेस को चाहे लॉस हो रहा हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि जो नुकसान दे सकती है एंड आप नुकसान सह लोगे लेकिन आप कस्टमर को लॉस नहीं होने दोगे, दैट्स बेसिकली द कोर प्रिंसिपल ऑफ इट। यानी कि अगर आप एक हार्मफुल प्रोडक्ट को निकाल रहे हो मार्केट से तो डेफिनेटली इसी एप्लीकेशन के रिलेटेड ही हो रहा है वो। सो दैट्स द एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स ऑफ फाइनेंस? देखो, एथिक्स ऑफ फाइनेंस किससे कंसर्न करता है? कि आप ऑनेस्ट हैंडलिंग करते हो फाइनेंशियल सर्विसेज की, इंफॉर्मेशन की, दैट्स फंडा रिलेटेड टू इट, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन सी हियर। Answer is option C here. So that will be all related to this video. I hope that you must have understood the concepts related to it. So if you feel like any question or any query related to the module D or any of the questions related to the subjects of JIB, do let me know. Complete course available है JIB का, जिसमें चारों पेपर्स के full course videos, केस स्टडीज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्स में, डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन। एंड अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए एंड पिछली वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर फ्री जीआरबी कोर्स अवेलेबल है। सो दैट विल बी ऑल, एंड मिलते हैं अगले पार्ट में रिलेटेड टू द मॉड्यूल डी। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि पूरा का पूरा मॉड्यूल डी हम वीडियो क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।